अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हमाद सरवर। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेंट लॉस को, किराएदारी के मामलात कि अगर आप कोई घर किराए के ऊपर लेते हैं या अगर आप मालिक मकान हैं और अगर आप अपना घर किराए पे देते हैं तो किन किन चीज़ों की आपको ख्याल करना पड़ेगा, कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। आपने अपने किराएनामे के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इसके अलावा आपने अपने किराएनामे की रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ करानी है और अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उस सूरत में आपके साथ क्या-क्या आपके नुकसानात हैं उसको। सो आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा पिछले प्रोग्राम का ही एक तसलसल है जिसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे किराएदारी के हवाले से और पाकिस्तान के जो रेंटल लॉज़ हैं उनके मुताबिक क्या-क्या राइट्स हैं और क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, दोनों टेनेंट की भी और लैंडलॉर्ड की भी। तो इस तनाज़ुर में सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मालिक मकान किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी में से निकालना चाहता है, उसको इजेक्ट करना चाहता है, उसको बेदखल करना चाहता है, तो उसका कानूनी तरीक़ेकार क्या है? वो कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं या वो कौन-सी ऐसी वजूहात हैं, जिसकी बिना पे मालिक मकान ने किराएदार को उसकी अपनी प्रॉपर्टी में से निकालना है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कानून के अंदर वो कौन से ग्राउंड्स हैं, वो कौन-सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे मालिक मकान किराएदार को अपने घर से बेदखल कर सकता है, उसको निकाल सकता है और जिसके लिए वो अदालत भी अप्रोच करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कि ग्राउंड है जजमेंट का जिसकी बुनियाद पे मालिक मकान किराएदार को निकाल सकता है, वो है कि किराएदारी का जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। बिलफ़र्ज़ अगर किराएदारी का जो टाइम पीरियड था, रेंट एग्रीमेंट जो था, उसमें लिखा था कि जी ये किराएदार जो है ये मालिक मकान के घर में 2 साल रहेगा। तो 2 साल का अरसा जब पूरा हो गया, तो उसके बाद मालिक मकान जो है वो उसको निकाल सकता है और अगर किराएदार मालिक मकान के कहने पे या उसके नोटिस के ऊपर नहीं जाता, तो फिर वो इजेक्टमेंट पिटीशन दाखिल करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जिसकी बुनियाद पे किराएदार को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरी वजह जो कि कानून के अंदर मौजूद है, वो ये है कि अगर किराएदार ने 30 दिन का जो टाइम पीरियड है वो ऊपर गुज़र गया और उसने किराया नहीं दिया। अगर रेंट एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि किराएदार हर महीने की पहली तारीख को किराया अदा कर देगा और वो पहली को तो उसने किराया अदा नहीं किया मगर उस महीने की 30 दिन मज़ीद गुज़र गए और 30 दिन ऊपर हो गए किराया अदा करने की तारीख से, तो उसके बाद मालिक मकान के पास ये पूरा कानूनी राइट है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन दायर करे, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ऑर्डर ले ले और किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल दे, बेदखल कर दे वहाँ से। इसके अलावा अगर किराएदार जो है वो कोई और ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है जिसकी वो खिलाफ वर्जी करता है, रेंट एग्रीमेंट के अंदर उसने कोई और चीज़ लिखी हुई है, कोई बिलफर्ज उसने कोई एडवांस रेंट देना था, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के और पैसे देने थे, या उसके ऊपर कोई और ऑब्लिगेशंस थी जिसके अंदर ये भी आ जाता है कि जनाब उसने यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे करने थे और वो उसने अगर नहीं पे किए तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी मालिक मकान जो है वो किराएदार को वहाँ से निकाल सकता है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अगर किराएदार जो है वो बिजली के और पानी के या गैस के बिल नहीं दे रहा, तो 1 या 2 महीने तो मालिक मकान शायद इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाएगा, मगर उसके आगे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि जो बिल की जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट से तो ज़्यादा हो जाएगी और अगर मालिक मकान जो है वो किराएदार को उसके बाद निकालता भी है, तो फिर वो बिजली और पानी का बिल उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए अगर 1 या 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुज़र जाए, जिसमें किराएदार ने बिजली या पानी का बिल नहीं दिया, तो मालिक मकान को चाहिए कि वो उसकी बेदखली की एप्लीकेशन जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर दे दे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि मालिक मकान जो रेंट एग्रीमेंट है, जो किरायानामा है, उसके अंदर भी ये शेक ऐड करवाए कि अगर किराएदार जो है वो 1 महीने का या 2 महीने का इकट्ठा जो बिल है वो जमा नहीं कराएगा, बिजली का या पानी का, उस पे डिफ़ॉल्ट करेगा, तो फिर मालिक मकान के पास ये इख्तियार होगा कि वो किराएदार को घर से निकाल दे। ये चीज़ किराएनामे के अंदर ज़रूर लिखवाएँ। इसके अलावा अगर किराएदार जो है वो उस प्रॉपर्टी को किसी और मकसद के तहत इस्तेमाल कर रहा है, किसी ऐसे मकसद के तहत इस्तेमाल कर रहा है जिसकी इजाज़त उसने किराएनामे के अंदर नहीं ली। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती हैं। एक चीज़ है इल्लीगल इस्तेमाल, यानी कि अगर आपने किसी बंदे को कोई घर दिया था और वो उस घर के अंदर मंशियात बेचना शुरू हो गया है या वो कोई और उसने कोई बेहयाई का काम उसके अंदर
शुरू कर लिया, तो ये तो इलीगल एक्टिविटी है। इसकी बुनियाद के ऊपर तो आप उसको बेदखल कर सकते हैं, आप पुलिस के अंदर केस फाइल करें। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो उसके बाद उसको रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर केस करें और उसको वहाँ से आप निकाल दें। मगर अगर किराएदार कोई ऐसी एक्टिविटी उसने वहाँ पे शुरू कर ली जिसकी इजाज़त उसने आपसे नहीं ली थी, अगर आपने उसको घर दिया था रहने के लिए और उसने उसके अंदर हॉस्टल बना लिया है, या अगर आपने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दी थी उसको कि जनाब वो बंदा जो है वहाँ पे कोई अपने कंपनी का ऑफिस वगैरह बनाएगा, और उसने उसके अंदर कोई हॉस्टल बना लिया है या उसके अंदर उसने कोई पार्लर वगैरह खोल ली है जिसके अंदर मशकूक हरकतें होती हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी आप उसको निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका जो किरायानामा होगा, जो रेंट एग्रीमेंट होगा, उसके अंदर ये लिखा होता है कि ये घर जो है या ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है किस मकसद के तहत दी जा रही है। और अगर किराएदार उस प्रॉपर्टी को उस मकसद से हट के किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आपके पास पूरा राइट है मालिक मकान के पास कि वो किराएदार को उस प्रॉपर्टी में से निकाल दे, उसको बेदखल कर दे। इसके अलावा जो किराएदार है, अगर वो उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर देता है, सब लीज कर देता है, यानी कि उसने एक घर लिया। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि किराएदार जो है वो घर लेते हैं और उसके बाद एक-एक कमरे के अंदर कोई हॉस्टल बना लिया, या एक कमरा जो था वो खाली पड़ा हुआ था, वो किसी और बंदे को आगे से किराए के ऊपर दे दिया। या अक्सर हम देखते हैं कि किसी बंदे ने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली हुई है, उसके उस कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर कोई 4-5 कमरे हैं और उनमें से कोई 1-2 कमरे उसने आगे किसी और को रेंट के ऊपर दे दिए हैं और वो उनसे रेंट ले रहा है। तो ये सब लीज़ जो है, इसकी बुनियाद के ऊपर भी मालिक मकान किराएदार को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। अगर आप किराएदार हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जो कि आगे से आप किसी और को रेंट पे दे दें, तो फिर ये चीज़ आप रेंट एग्रीमेंट के अंदर लिखवाएँ कि जनाब किराएदार जो है उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो इस प्रॉपर्टी के अंदर से कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा जो है प्रॉपर्टी का, वो आगे किसी और को रेंट के ऊपर दे सकता है। अगर आप किराएदार हैं और आपके पास ये राइट आ जाता है, तो फिर आप उसको सबलेट करते रहें और मालिक मकान आपको वहाँ से नहीं निकाल सकता। अच्छा, अब हम आपको वो पॉइंट्स बताते हैं जिसकी बेस पे मालिक मकान किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल नहीं कर सकता। यानी कि ये वो ग्राउंड्स हैं जो जिनको अदालत वैलिड या एक्सेप्टेबल तस्लीम नहीं करती, और उसकी बुनियाद पे अगर कोई मालिक मकान एप्लीकेशन लेके भी जाता है रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो अदालत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसकी उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। इसके अंदर एक ग्राउंड ये है कि जनाब अक्सर हमने देखा है कि जो मालिक मकान है वो जाके उनकी कोई लड़ाई हो जाती है किराएदार के साथ, और ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रह रहा होता है, नीचे वाले पोर्शन में मालिक मकान रह रहा होता है, रोज़ की उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मालिक मकान जो है वो अदालत के अंदर एप्लीकेशन दे देता है रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर कि जनाब मेरे इस बंदे के साथ मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं, जिसकी बुनियाद पे मैं इसको यहाँ से निकालना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि इस तरह के कई केसेस के अंदर जो किराएदार होता है वो किराया भी टाइम पे दे रहा है, बिजली पानी का बिल भी वो दे रहा है, और वो उसने कोई और भी किराएनामे की किसी और शे की भी उसने खिलाफ वर्जी नहीं की, सिर्फ उसकी छोटी-छोटी तू-तू मैं-मैं, बहस-मुबासा होता है मालिक मकान के साथ। तो इस बुनियाद पे मालिक मकान किराएदार को बेदखल नहीं कर सकता कि इन दोनों की आपस की कोई लड़ाइयाँ होती हैं या इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इस बुनियाद पे मालिक मकान किराएदार को नहीं निकाल सकता। इसके अलावा अगर मालिक मकान को घर चाहिए अपने मकसद के लिए, अगर वो खुद शिफ्ट होना चाहता है या अगर वो अपने किसी बच्चे को वहाँ पे रखना चाहता है, तो इस बुनियाद पे भी मालिक मकान अदालत से रुजू नहीं कर सकता। इस चीज़ को लॉ एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, अगर मालिक मकान ये चाहता है कि कल को अगर उसको घर चाहिए हो तो वो किराएदार को नोटिस दे और उसकी बुनियाद के ऊपर वो किराया अपना जो घर है वो खाली करा ले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को फिर अपने किराएनामे के अंदर लिखवाए, रेंट एग्रीमेंट के अंदर फिर इसको लिखें कि जनाब अगर मालिक मकान को जब घर चाहिए होगा तो वो किराएदार को 1 महीने का नोटिस देगा और उसकी बुनियाद पे वो घर खाली करा लेगा। ये चीज़ फिर आपको रेंट एग्रीमेंट में लिखनी पड़ेगी। इसके अलावा अदालत इस ग्राउंड को एक्सेप्टेबल या वैलिड नहीं तस्लीम नहीं करती। फिर हम आ जाते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कमर्शियल रिलीज़ेज़ होती हैं, रेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ये फ़िक्स टर्म होते हैं, यानी कि 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का एग्रीमेंट किया होता है अक्सर। तो यहाँ पे जो किराएदार है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने कोई फैक्ट्री बनाई हुई है, कोई वेयर हाउस, आपने कोई दफ्तर बनाया हुआ है, उसको शिफ्ट करना, अपना एड्रेस, ऑफ़िस एड्रेस चेंज करना, ये बड़ा नुकसानदेह भी हो जाता है कई दफ़ा कंपनीज़ के लिए। तो कानून में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, और वहाँ पे जो मालिक मकान है
वो उस टाइम पीरियड से पहले किराएदार को बिला वजह वहाँ से नहीं निकाल सकता। अक्सर हमने देखा है कि मालिक मकान जो है उसको किसी और पार्टी की तरफ से कुछ ज़्यादा किराया ऑफ़र होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि जनाब अब मैं किराएदार को यहाँ से फ़ारिग करूँ और मैं खुद रहना शुरू कर दूँ यहाँ पे, या मैं ये इस किराएदार को निकालूँ और किसी और किराएदार को यहाँ पे ले आऊँ, मुझे ज़्यादा रेंट दे देगा। तो इस तरह के जो केसेज़ हैं उसके अंदर किराएदार के पास पूरा-पूरा राइट है, ख़ास तौर पे अगर वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है। किराएदार इन चीज़ों की बुनियाद पे मालिक मकान जो है इन चीज़ों की बुनियाद पे किराएदार को वहाँ से निकाल नहीं सकता। फिर चौथी चीज़ ये है कि अगर मालिक मकान और किराएदार जो हैं इनका आपस में कोई मुआहदा हो जाता है, मालिक मकान कहता है कि जनाब मैं किराएदार को कोई प्रॉपर्टी आपको मैं ये घर बेच दूँगा और ये घर आप मेरे से ख़रीद लें, और किराएदार कहता है जी ठीक है जी मैं आपसे घर ख़रीद लूँगा, कोई थोड़े बहुत वो पैसे भी दे देता है। तो ये चीज़ जो है ये उस रेंट एग्रीमेंट को ख़त्म नहीं कर देती। यानी कि वो मालिक मकान और किराएदार का जो रिलेशन है उस रेंट एक किराएनामे की बुनियाद पे वो ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक वो घर किराएदार के नाम पे ट्रांसफ़र ना हो जाए। सिर्फ़ एग्रीमेंट टू सेल कर लेने से, ये मुआहदा कर लेना कि जनाब मैं आपको ये प्रॉपर्टी बेचूँगा, सिर्फ़ उससे इन दोनों का आपस का जो रिलेशन है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और इसकी बुनियाद के ऊपर भी मालिक मकान किराएदार को अपने घर से नहीं निकाल सकता। सो अब हम आपको बताते हैं कि अगर मालिक मकान ने किराएदार को निकालना है, उसको बेदखल करना है अपने घर से, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे? इजेक्टमेंट पिटीशन किस तरीके से फ़ाइल करनी है अदालत के अंदर? आपको लॉयर की ज़रूरत है या नहीं है? ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। सबसे पहले जब भी आपके साथ इस तरह का मामला है कि किराएदार जो है जनाब वो किराया नहीं दे रहा, 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, 3-3 4-4 महीने के जो किराए होते हैं लोगों के वो इकट्ठे हो जाते हैं, किराएदार किराया भी नहीं दे रहा, घर भी नहीं खाली कर रहा, बिजली का बिल भी नहीं दे रहा, या उसने घर के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू कर ली हैं जो कि गैर कानूनी है या गैर अखलाकी हरकतें शुरू कर दी हैं जिसकी वजह से आप उसको निकालना चाहते हैं, या वो किराएनामे की कोई और शिक है जिसकी उसने खिलाफ वर्जी की है किराएदार ने, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर मालिक मकान के पास ये राइट है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर एक इजेक्टमेंट पिटिशन फाइल करें। सो वहाँ पे मालिक मकान ने सबसे पहले किराएदार को एक लीगल नोटिस देना है। उसको 5 दिन का या 7 दिन का आप उसको टाइम दें कि भई ये चीज़ें तुम पूरी करो, तुम्हारा इतना किराया पेंडिंग है, तुम किराया दो, नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूँगा और नहीं तो तुम घर छोड़ के चले जाओ। अगर वो उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देता या वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो फिर आप रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जो है, आप इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करें। अब ये जब आपने इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करनी है, तो बड़ा ज़रूरी है कि उस पिटीशन के अंदर आप वो सारे ग्राउंड्स मेंशन करें जिसकी बुनियाद पे आपने वो पिटीशन फाइल की है। अगर किराएदार ने किराया नहीं दिया, 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया और वो किराया नहीं दे रहा, तो आप ये उसके अंदर मेंशन करें। अगर किराएदार जो है उसने वो प्रॉपर्टी सब लीज़ कर दी, आगे से किसी और को दे दी, तो आप वो भी मेंशन करें। या अगर उसने कोई उसके अंदर उस प्रॉपर्टी को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी इजाज़त मालिक मकान ने उसको नहीं दी थी, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर लिखें। मगर जो भी आप पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसके उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कल को आप वो चीज़ें साबित भी कर सकें अदालत के अंदर। सिर्फ़ आपके पास अगर उसको साबित करने के लिए अगर आपके पास एविडेंस या सबूत नहीं है, तो फिर उन चीज़ों को आप उसमें से निकाल दें, क्योंकि वो फिर लिखने का फ़ायदा कोई नहीं रहेगा आपको। सो आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करें। अदालत जो है वो नोटिस देती है किराएदार को, और उसको किराएदार को 10 दिन का टाइम देती है कि जी 10 दिन के अंदर अंदर वो अपना जवाब जमा कराए। अगर वो 10 दिन के अंदर अपना जवाब जमा कराता है, तो फिर अदालत उसके जवाब को देखेगी और ये असेस करेगी कि क्या इसके जवाब में कोई जान है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और अगर अदालत को लगे कि हाँ, इस केस के अंदर कोई जो किराएदार है उसके केस में कोई जान है और हमें उसको सुनना चाहिए, तो वो फिर उसको सुनते भी हैं और उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वरना वो उसको लीव टू डिफेंड जो है किराएदार को नहीं दी जाएगी, और अदालत जो है वो उस केस का फ़ैसला बहुत तेज़ी से कर देगी। अदालत के लिए कानून के अंदर ये चीज़ है कि अदालत ने 4 महीने के अंदर-अंदर इस केस का फ़ैसला करना है। जब भी आप रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जाते हैं, तो रेंट ट्रिब्यूनल उसका फ़ैसला बहुत तेज़ी से करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे मामलात होते नहीं हैं जिसके लिए आपको कोई बहुत लंबी-चौड़ी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की या जनाब को एविडेंस की कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सीधा-साधा सा मामला होता है।
यहाँ पे अगर मालिक मकान अदालत के अंदर गया है, इजेक्टमेंट पिटीशन उसने फ़ाइल की है और उसका रेंट एग्रीमेंट जो था, वो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर मालिक मकान को 10% जो है, जो भी वैल्यू बनती होगी सालाना उसके अ, रेंट की, या जितनी देर का भी वो होगा, 2 साल का, 10 साल का अगर होगा, उसके हिसाब से जो भी उसकी वैल्यू बनेगी रेंट की, उसका 10% जो है उसको अदालत में बतौर जुर्माने के तौर पे वो जमा करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसका केस जो है वो सुना जाएगा। अदरवाइज़ अदालत उसके केस को, उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगी। फिर ये होता है कि जब ये केस चल पड़ता है, तो उस दौरान अदालत जो है वो किराएदार को ये ऑर्डर के देगी कि या तो वो रेंट मालिक मकान के बैंक अकाउंट में जमा कराता रहे, या फिर वो अदालत के अंदर जमा कराए। अदालत के बैंक अकाउंट के अंदर वो रेंट जमा कराए, ताकि जब भी केस का फैसला होगा तो अदालत वो पैसे जो हैं वो किराएदार को दे। अब यहाँ पे अदालत आपको इजेक्टमेंट पिटीशन के ऊपर आप काफ़ी सारी चीज़ें अदालत से माँग सकते हैं। अदालत आपको ऑर्डर भी जारी कर सकती है कि किराएदार जो है वो घर खाली करे। इसके अलावा जो पिछले किराए उसने नहीं दिए हुए, उन किराए के लिए भी अदालत उसको ऑर्डर दे सकती है कि जो पिछले किराए हैं वो भी तुम अदा करो। अगर उसने कोई नुकसान किया मालिक मकान का, तो वो मालिक मकान को वो डैमेजेस भी दे सकती है सारे के सारे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, एक किराएदार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी वो रेंट दे रहा है, तो वो रेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, वो कैश में ना दे। क्योंकि अगर मालिक मकान ने आपके खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल कर दी और वहाँ पे अदालत ने आपसे पूछ लिया कि जी आपने तो पिछले 1 साल का किराया नहीं दिया हुआ, तो आप अदालत के सामने ये साबित करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने किराया दिया था, क्योंकि आपने तो किराया दिया हुआ है कैश के अंदर और ना आपके पास कोई ऐसा जी रिसीविंग है उसकी, ना कोई रसीद्स हैं, ना आपने माल के मकान के कोई अंगूठे लगवाए हुए हैं, ना उसके साइन कराए हुए हैं, तो आप तो उसको कैश में देते रहें। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी मसाइल क्रिएट कर सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप किराएदार हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो कि ये पैसे जो हैं आपने उसको किराए के पैसे उसको आपने टाइमली पे करते रहें। फिर हम ये देखते हैं कि जब मालिक मकान ने इजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल कर दी, रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर वहाँ से फ़ैसला आ गया, तो फिर उस फ़ैसले के ऊपर अब अमल दरामद किया जाता है। यहाँ पे फिर पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है, फिर पुलिस जो है उसकी भी ज़िम्मेदारी लग सकती है। अगर किराएदार जो फिर भी घर खाली नहीं करता और वो उसके अंदर ही बैठा रहता है, तो फिर आप पुलिस को बेलिफ़ अपॉइंट होता है कोर्ट की तरफ से और वो फिर जाके किराएदार से घर खाली कराएगा, और अगर फिर भी किराएदार जो है वो घर खाली ना करे, तो उसके अरेस्ट वारंट भी जारी हो सकते हैं अदालत की तरफ से, और फिर पुलिस बीच में इन्वॉल्व होके उस घर को खाली करवाएगी। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखने को मिलती है, वो ये है कि मालिक मकान जो है, उसने एग्रीमेंट कर लिया किराएदार के साथ कि जनाब ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेच देता हूँ। किराएदार क्या करता है, वो वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे जो है इनिशियल अमाउंट, एक टोकन मनी या थोड़ी बहुत पैसे जो हैं 20% या 30% उसकी प्रॉपर्टी की मलकियत के वो उसने मालिक मकान को दे दिए, और उसके बाद जो है किराएदार ने किराया भी देना छोड़ दिया। उसको लगा कि शायद घर उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो गया। ये चीज़ ज़हन में रखें, जब एग्रीमेंट टू सेल होता है कि दोनों पार्टीज़ का एग्रीमेंट हो गया कि जनाब मैं आपको घर बेचूँगा, अगली पार्टी कहती है जी मैं आपको पैसे दूँगी। तो इसकी बुनियाद पे टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ किराएदार को। जब तक टाइटल किराएदार को ट्रांसफ़र नहीं होगा, तब तक वो उस घर में किराएदार ही है। बेशक वो घर साल बाद या 2 साल बाद वो ख़रीद ले, उस टाइम पीरियड तक जब तक वो घर उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो जाता, रजिस्ट्री नहीं हो जाती उसके नाम पे, तब तक वो उस घर के अंदर किराएदार ही है। और उस टाइम पीरियड तक ये लाज़िम है कि वो मालिक मकान को किराया देते रहे। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये आती है कि मालिक मकान जो है, उसने अपना घर बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को, किसी और पार्टी को मालिक मकान ने अपना घर बेच दिया, तो अब किराएदार क्या करेगा? देखें, यहाँ पे कानून ये कहता है कि जब भी मालिक मकान ने अपना घर बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को और उस घर के अंदर किराएदार रहता था, तो जो नया ओनर है, जिस बंदे ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसके ऊपर ये लाज़िम है कि वो जो रेंट रजिस्ट्रार है, उसको इन्फॉर्म करे कि जनाब ये घर मैंने ख़रीद लिया है और अब यहाँ पे रेंट रजिस्ट्रार में मालिक मकान की जगह मेरा नाम लिखा जाए, क्योंकि अब मैं नया मालिक मकान हूँ। उसके साथ ही जो किराएदार है,
उसको भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और अब किराएदार के ऊपर ये लाजिम है कि वो किराया जो है वो नए माल के मकान जो है उसको उसके अकाउंट में वो अपना जो रेंट है वो ट्रांसफ़र करता रहे। अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि जब घर ट्रांसफ़र हो जाता है तो शायद किराएदारी ख़त्म होगी। ऑटोमेटिकली किराएदारी ख़त्म नहीं होती। वो किराएदारी जो है वो अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको असाइन हो जाती है अगले बंदे को। सो इसलिए ये रेंट एग्रीमेंट की जो क्लॉज़ेज़ होती हैं उसके अंदर ये चीज़ लिखी होती है उसके अंदर कि वो जो ओनरशिप जब चेंज होगी तो वो पार्टी भी असाइन हो जाएगी, अगली पार्टी की वो मुंतकिल हो जाएगी, उसकी सारी राइट्स और ड्यूटीज़। तो अगर घर मालिक मकान ने किसी और को बेच दिया है, तो आप उसको किराया देते रहें। आपका जो किराएदारी उसके साथ चलती रहेगी। अगर वो ख़त्म करना चाहता है या अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो फिर आप उसी तरीके से ख़त्म करेंगे, जिस तरीके से आपने पहले मालिक मकान के साथ करनी थी। एक और चीज़ यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि अगर मालिक मकान को किराया टाइम पे नहीं मिल रहा, किराएदार जो है वो किराया देने में बड़ा तंग कर रहा है, टाइम पे किराया नहीं देता, हर महीने की पहली तारीख को किराया देना था। एक किरायानामे में लिखा होगा जी पहली को किराया मिलेगा, मगर वो 20 तारीख कर देता है, 25 तारीख कर देता है, या कई दफ़ा तो महीने से ऊपर टाइम गुज़र जाता है। कई माह जो है किराएदार किराया ही नहीं देता। तो उस केस में फिर मालिक मकान क्या कर सकता है? उसके पास क्या लीगल रेमेडीज़ उसके पास क्या अवेलेबल हैं? इस केस में कानून ये कहता है कि अगर 30 दिन से ज़्यादा का टाइम हो जाए, तो फिर मालिक मकान जो है उसके पास ये राइट है कि वो इजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल करे और किराएदार को बेदखली के लिए एप्लीकेशन दे और अदालत उसके अंदर ऑर्डर पास कर देगी कि जनाब किराएदार को इस घर से निकाल दिया जाए। अगर आपका किराएदार आपको तंग कर रहा है और 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया है, तो आप उसका इंतज़ार ना करें, क्योंकि जो आपने उससे सिक्योरिटी डिपॉज़िट लिया होगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर ही। एक तो किराया भी निकल जाएगा बीच में से, उसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस पानी का बिल है, वो भी नहीं दे रहा होगा। तो जैसे ही 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो, आप उसको एक लीगल नोटिस दें। उसको 5 दिन का टाइम दें उसको कि जनाब अभी तुम किराया दो, नहीं तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूँगा ऐसे। और अगर वो उसका कोई जवाब नहीं देता, वो उसको सीरियस नहीं लेता, तो फिर आप इजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल कर दें रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। और रेंट ट्रिब्यूनल से कहें कि वो जितनी देर में उसका केस का फ़ैसला नहीं होता, अदालत की तरफ से वो किराया जो है वो अदालत को देता रहे, या अदालत उसको ऑर्डर देगी कि वो मालिक मकान को देता रहे। और अगर किराएदार जो है वो फिर आपको किराया देना शुरू कर देता है टाइम पे, तो फिर ठीक है, आप अदालत से अपनी वो इजेक्टमेंट पिटीशन बेशक विथड्रॉ कर लें, या आप अदालत से ऑर्डर ले लें। अदालत ऑर्डर कर देगी कि जनाब तुम किराया देते रहो, तुम किराया क्यों नहीं टाइम पे दे रहे। सो ये चीज़ करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसके इंतज़ार में पड़े रहते हैं कि जनाब चलो कोई नहीं, 2 महीने गुजर गए, नहीं देगा, 3 महीने देंगे, वो फिर देता ही नहीं है। और अगर वो 6 महीने बाद घर छोड़ के भी चले जाते हैं कई दफ़ा किराएदार, और उसमें आपका उल्टा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक तो ना उसने 6 महीने का किराया दिया है, और साथ ही साथ उसने 6 महीने के जो बिल थे, वो भी नहीं पे किए होते उसने। सो ये चीज़, इन चीज़ों का ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि जो कुछ बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, किराए के हवाले से, किराएनामे के हवाले से, और मालिक मकान और किराएदार के पास क्या-क्या राइट्स हैं, उन इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। हम डिस्कस कर रहे हैं रेंट लॉज को और उन मसाइल को जो कि किराएदार को या मालिक मकान को फेस करने पड़ते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और कानून उस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। एक चीज़ जो कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, वो ये है कि मालिक मकान जो है वो किराएदार को बहुत ज़्यादा हरास करता है। मालिक मकान जो है वो किराएदार को नोटिस दिए बगैर या उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है। ये एक ऐसी गलती है जिसकी बुनियाद पे मालिक मकान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कट सकती है। जी हाँ, ये चीज़ ज़हन में रखें कि मालिक मकान अगर एक ऐसी गलती करे किराए के हवाले से, तो उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर कट सकती है। वो ये है कि वो किराएदार की इजाज़त के बगैर अपने ही घर में अगर दाखिल हो जाए। अब मालिक मकान को ये लगता है कि जनाब घर तो मेरा है, प्रॉपर्टी तो मेरी है, मगर वो ये भूल जाता है कि ये जो घर है ये उसने किराए पे किराएदार को दिया हुआ है, और वो किराएदार जो है उसका आपको मंथली रेंट दे रहा है। इसलिए उस टाइम पीरियड तक, जब तक किराएदार उस घर में रह रहा है और वो आपको किराया दे रहा है, वो घर किराएदार के तौर पे उसकी एक सॉर्ट ऑफ कस्टडी में कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपने उस घर के अंदर एंटर होना है, तो आपको उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। बेशक आपके पास, आप घर के मालिक आप ही हैं, मालिक मकान ही है,
मगर घर के अंदर दाखिल होने के लिए किराएदार की इजाज़त लेनी पड़ेगी। और अगर मालिक मकान किराएदार की इजाज़त के बगैर घर में दाखिल होता है तो फिर इस पे ट्रेसपास का केस बनता है। सेक्शन 452 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत कार्रवाई हो सकती है और उसके ऊपर एफआईआर भी कट सकती है। सो अगर आप किराएदार हैं और मालिक मकान जो आपको तंग कर रहा है, आपको हरास कर रहा है, आपके घर पे आ जाता है और आपकी इजाज़त के बगैर घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, तो आप फ़ौरन 15 पे कॉल करें, पुलिस को बुलाएँ और उसको अरेस्ट कराएँ। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मालिक मकान जो है वो इस तरीके से किराएदारों को तंग करते रहते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने डिस्कस किया जी रेंट ट्रिब्यूनल को, कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो कौन-कौन से केसेस सुनता है। एक गलती लोग अक्सर ये करते हैं कि वो घर के जो टाइटल डिस्प्यूट्स हैं वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर ले जाते हैं। ये कैसे होता है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया कि मालिक मकान का और किराएदार का आपस में एग्रीमेंट हो गया कि जनाब मालिक मकान किराएदार को कहता है कि जी मैं ये घर आपको बेच दूँगा, आपने मुझे इतने पैसे देने हैं। या फिर मालिक मकान ने वो घर जो है वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया है। अब यहाँ पे अगर आपने उस प्रॉपर्टी के टाइटल को चैलेंज करना है, या किराएदार ने या मालिक मकान ने ये केस करना है अगली पार्टी के ऊपर कि जनाब इसने मेरे से वादा किया था कि ये मेरे से घर खरीदेगा और वो मेरे से नहीं खरीद रहा, या मुझे पैसे पूरे नहीं दे रहा, या किराएदार कहता है कि जनाब ये जो मैंने मालिक मकान को सारे पैसे भी दे दिए, जो घर की जो कीमत थी वो अदा कर दी है, मगर एक घर मेरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, इंतकाल नहीं कर रहा, तो उस केस के अंदर जो केस है वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं जाएगा। ये अक्सर लोग बड़ी गलती करते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो टाइटल डिस्प्यूट्स को ना तो हैंडल करता है और ना ही उसके ऊपर फैसला करता है। इस तरह के सारे केसेस जो हैं वो जाएँगे सिविल कोर्ट के अंदर। ये दीवानी का मुकदमा है और जो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स हैं उसके अंदर ये केसेस जाते हैं। इसको आपने रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं लेके जाना। एक चीज़ जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जनाब क्या जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, जो आप घर जब किराए पे आप देते हैं अपना, तो उस टाइम पे आप एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट लेते हैं जो कि आम तौर पे 2 या 3 महीने का जो किराया होता है उसकी इक्विवेलेंट होता है। तो क्या जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो आखिरी किराए में या आखिरी 2 किराए में एडजस्ट हो सकता है? क्या ऐसी कोई चीज़ कानून में मौजूद है? तो इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि जब किराएदार घर छोड़ के जाएगा तो मालिक मकान ने ये देखना है कि जनाब इसने घर के अंदर कोई तोड़-फोड़ तो नहीं की हुई है। अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो उसके अगेंस्ट जो है वो उतने पैसे कट जाएँगे। या कोई बिजली का, पानी का या गैस का कोई बिल तो नहीं है जो उसने पे करना है। अभी अगर उसने कोई बिल देने हैं तो वो किराएदार मालिक मकान जो है वो उतने पैसे सिक्योरिटी डिपॉज़िट में से काट लेगा। आखिरी महीने का जो रेंट है वो किराएदार ने वैसे ही देना है जैसे वो पहले रेंट्स दे रहा था। वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट के अंदर आखिरी महीने का रेंट जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता और ना ही ये होगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं एक बड़ा प्रॉब्लम जो कि हमें देखने को मिलता है, और इस तरह के बड़े मामलात, बड़े केसेस, इस तरह के लोगों के अक्सर मसले ये आते हैं। वो ये है कि जनाब मालिक मकान जो था उसकी डेथ हो गई है। अब किराएदारी का क्या बनेगा? रेंट एग्रीमेंट का क्या बनेगा? क्या किराएदार जो है वो किराएदार है या उसको घर छोड़ के चले जाना चाहिए? फिर इसके अंदर एक चीज़ जो बड़ी अहम आती है वो ये आती है कि जब मालिक मकान की डेथ हो गई तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तो अब ज़ाहिर सी बात है वो तो विरासत में उसके बच्चों को या उसकी बीवी को मिलेगी। तो अब किराएदार ने किराया किसको देना है? उसने किस बेटे को किराया देना है? उसने बड़े बेटे को किराया देना है, छोटे को देना है, या उसने जो मरहूम है उसकी वाइफ़ को किराया देना है? फिर कई दफ़ा अब ये भी हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो वारिसान हैं उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है किसी बुनियाद पे। तो वो फिर 2-3 लोग जो हैं वो किराएदार को तंग कर रहे होते हैं। कोई कह रहा था वो कह रहा होता है जी तुम मुझे किराया दो, कोई कह रहा था जी तुम मुझे किराया दो। इस केस के अंदर कानून क्या कहता है? लॉ सबसे पहली चीज़ ये कहता है कि वन्स अ टेनेंट ऑलवेज़ अ टेनेंट, यानी कि अगर एक बंदा एक घर में रह रहा है किराए पे और मालिक मकान जो है उसकी डेथ हो गई, वो वफ़ात पा गया, तो किराएदारी चलती रहेगी। वो किराएदार ही रहेगा और किराएदारी चलती रहेगी। किराएदारी ख़त्म नहीं हो जाती, वो टर्मिनेट नहीं हो जाती। हाँ, जो मालिक मकान के जो वारिसान थे, अब वो उस घर के ओनर बन चुके हैं। अपने-अपने शरई कानूनी शेयर के मुताबिक वो उस घर के ओनर बन चुके हैं। तो अब आपने उनको किराया देना है। अब इसके अंदर आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो ये है
कि आप उस जो वारिसान हैं मालिक मकान के जो थे, उनसे बात करें और उनसे आप एक चीज़ डिसाइड कर लेंगे जी आपने किसको कितने पैसे देने हैं, और वो पैसे उस उनकी विरासत के सब मुताबिक ही होंगे। एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है जिसके अंदर हर बंदे का शेयर आ जाता है, वारिसान का शेयर आ जाता है, या तो आप उसके मुताबिक उनको दे दें, या फिर आप ये कर सकते हैं अगर उनका आपस में कोई डिस्प्यूट आ गया है और वो आपको तंग कर रहे हैं, हर पार्टी आपको कह रही है जी किराया आप उसको दें, तो आपने किराया देना रुकना नहीं है, क्योंकि अगर अगर आप किराया देना रुक जाएँगे किराया देने से, तो फिर तो अगली पार्टी के पास ये जवाज़ होगा कि वो तो आपके खिलाफ इजेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आपको निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर एक एप्लीकेशन देनी है, और उस एप्लीकेशन के अंदर आप ये मसला लिखेंगे, और आप रेंट ट्रिब्यूनल से ये डायरेक्शन मांगेंगे कि वो आपको बताएं कि उन्होंने आपने किराया किस तरह देना है और किसको देना है। उसके अंदर फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो ये भी डिसाइड कर सकती है कि आप किराया जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जमा कराते रहें, और वहाँ से रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फिर जो कानूनी जो उसके वारिसान होंगे मालिक मकान के, उनको वो देता रहेगा। अच्छा, एक सवाल लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर लोग एक चीज़ पूछते हैं कि जनाब क्या मालिक मकान जो है वो सालाना किराए बढ़ा सकता है, रेंट इंक्रीज़ कर सकता है? अब यहाँ पे अगर तो रेंट एग्रीमेंट के अंदर किराएनामे के अंदर ये लिखा हुआ है कि सालाना इतना रेंट इंक्रीज़ होगा, 10% होगा या जितना भी होगा, नॉर्मली लोगों ने 10% ही लिखा होता है, तो फिर तो रेंट इंक्रीज़ होगा 10%। अगर वो जो रेंट एग्रीमेंट है वो बिलफर्ज़ 5 साल का है, तो ईयरली 10% जो है वो उसमें किराए में इज़ाफ़ा होता रहेगा। मगर अगर किराएनामे के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई, अगर ये बात नहीं लिखी हुई किराएनामे के अंदर के एनुअल रेंट जो है वो इंक्रीज़ होना है, तो फिर मालिक मकान जो है वो अपनी मर्ज़ी से किराया इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि वो उसको किराए को इंक्रीज़ करे, तो उसके लिए दोनों पार्टीज़ की रज़ामंदी होना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जिसकी वजह से मसाइल खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आते हैं, वो ये है कि जनाब किराए का जो घर है उसकी मेंटेनेंस किसकी ज़िम्मेदारी है? मालिक मकान की है या किराएदार की ज़िम्मेदारी है? इस हवाले से कानून ये कहता है कि जो बेसिक मेंटेनेंस है घर की, छोटी-मोटे काम करा लेना, कोई हैंडल ख़राब हो गया किसी दरवाज़े का या कोई टूटी ख़राब हो गई है, उसको ठीक करा के देना, ये किराएदार की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने उन चीज़ों को करना है। इसके अलावा जो पेंट और पॉलिश है, जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है, जो घर के अंदर होनी है, कोई दरवाज़ा ख़राब होगा हल्का-सा या कोई दीवार हल्की सी ख़राब होगी, ये नॉर्मल है, ये होता है। उस चीज़ को मुकम्मल सही कराना या 100% उसको ठीक करना, ये किराएदार की ज़िम्मेदारी नहीं है और किराएदार के ऊपर लाज़िम नहीं है। बेशक मालिक मकान उसको कहे भी कि जी तुम मुझे पेंट करा के दो, किराएदार के लिए लाज़िम नहीं है कि वो उसको मुकम्मल तौर पे पेंट करा के दे। किराएदार जो है वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर होगी और उसी हालत में मालिक मकान को वो घर वापस देगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है उस घर के अंदर जिसका ताल्लुक उस घर की कंस्ट्रक्शन के साथ है, बिलफ़र्ज़ कोई दीवार जो थी उसके अंदर से सैलाबा आ गया, पानी निकलना शुरू हो गया, या घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई ऐसा फ्लॉ था जिसकी वजह से, जो कि बहुत बड़ा काम है, तो ये काम करवाना फिर मालिक मकान की ज़िम्मेदारी होती है। इसमें बेहतर ये है कि आप इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, मामलात जो हैं, उनको किराएनामे के अंदर पहले से ही लिखवा लें। पहले इन चीज़ों को आप लिखवा लें ताकि कल को उस चीज़ों के अंदर कोई मसला ना बने। अगली चीज़ ये कि क्या मालिक मकान घर का बिजली का मीटर या गैस का मीटर या पानी का कनेक्शन काट सकता है? ये अक्सर हमने देखा है कि जो मालिक मकान है, वो किराएदार को तंग करने के लिए, उसको हरास करने के लिए बिजली का मीटर काट देंगे। या मालिक मकान जो है जनाब वो किसी दिन आता है और वो 1 महीने का नोटिस भी नहीं देता, नोटिस के बगैर ही किराएदार को कहेगा कि जी तुम कल ही घर खाली कर दो, और वो अगर मना कर दे किराएदार, तो वो क्या करेगा कि वो बिजली का मीटर कटवा देगा या वो गैस का मीटर कटवा देगा। तो ये चीज़ें मालिक मकान नहीं कर सकता, इस तरीके से किराएदार को हरास नहीं कर सकता। अगर मालिक मकान ने अपने किराए का घर खाली करवाना है, तो उसके लिए या तो वो 1 महीने का नोटिस दे, और अगर उसके पास कोई कानूनी एक्शन उसके पास है, कोई ग्राउंड है, फिर वो इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करे जाके अदालत के अंदर। उसके अलावा वो किराए का घर खाली नहीं करवा सकता। और अगर वो बिजली का या पानी का या गैस का कनेक्शन बंद कराता है, तो इसमें मैं ये आपको बताता चलूँ कि कानूनी तौर पे मालिक मकान के फ़राइज़ में ये शामिल है कि उसने ये सारे कनेक्शंस जो हैं, ये किराएदार को देने हैं और वो इन चीज़ों को रोक नहीं सकता। और अगर वो रोकता है, तो फिर किराएदार जो है, वो
रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा और रेंट ट्रिब्यूनल में केस लेके जाएगा मालिक मकान के ख़िलाफ़, जिसके ऊपर अदालत जो है उसको फ़ौरी फ़ैसला करके उसको रिलीफ़ भी देगी। फिर लोगों का ये अक्सर सवाल होता है कि क्या किराएदार जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर कोई कारोबार शुरू कर सकता है? अब ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हमने देखने में आया है कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली किराए पे, उसके अंदर कोई स्कूल बना दिया या उसके अंदर कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया किसी ने, या कोई और एक्टिविटी जो कि कमर्शियल एक्टिविटी थी वो उसके अंदर शुरू करा ली। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने किराएनामे के अंदर लिखवाना है कि ये प्रॉपर्टी किस मकसद के तहत दी जा रही है किराएदार को। अगर उसके अंदर आपने ये लिख दिया है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये रिहायशी मकासद के लिए, तो फिर वहाँ पे कारोबार नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई बंदा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर कोई कारोबार शुरू कर लेता है, तो ये तो सोसाइटी के बाय लॉज और जो लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बाय लॉज की खिलाफ वर्जी है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो है आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसको तो उस प्रॉपर्टी को तो कमर्शियल करवाना पड़ता है पहले, तो ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और ये तो मालिक मकान के लिए भी कल को इसके लिए इस ज़िम्मन में मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, उसके ऊपर फ़ाइन होता है या प्रॉपर्टी सील होती है, जो भी किया जा सकता है। सो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने अपना घर दिया हुआ है किसी को किराए पे, तो किराएदार जो है वो उसमें कोई बिज़नेस एक्टिविटी ना करे। अगर किराएदार ने उसके अंदर कोई बिज़नेस एक्टिविटी शुरू कर ली है, जिसकी इजाज़त उसने आपसे पहले नहीं ली थी या आपको नहीं पता था, तो आप फ़ौरन उसको एक लीगल नोटिस दें। और अगर वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता या उसके ऊपर वो कोई आपको अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं रोकता, तो फिर आप उसके ऊपर इजेक्टमेंट पिटीशन फ़ाइल करें अदालत के अंदर, ताकि आप उसको उस जगह से निकाल सकें। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी बुनियाद पे मालिक मकान के घर के ऊपर किराएदार कब्ज़ा करके बैठ जाता है। ये चीज़ अक्सर हम लोगों ने देखी है कि जनाब एक मालिक मकान, एक बंदे ने घर किराए पे दिया हुआ था, किराएदार जो है वो 15-15 20-20 साल से बैठे हैं, ना पैसे दे रहे हैं ना किराया दे रहे हैं, और घर के अंदर बैठे हैं, कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, आप कब्ज़ा भी नहीं आपसे छुड़ाया जा रहा। तो अगर आपको इस तरह का डर है कि किराएदार जो है आपके किराए घर पे कब्ज़ा कर लेगा, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास ख़्याल करना पड़ेगा, और वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जो कि आम तौर पे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग करते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि जब आपने रेंट एग्रीमेंट करना है, तो स्टैम्प पेपर जो है वो मालिक मकान के नाम का निकले, और मालिक मकान जो है वो रेंट एग्रीमेंट साइन करे किराएदार के साथ। ये आपने नहीं करना कि आप अपने भाई के नाम पे करा लें या बेटे के नाम पे करा लें। जो असल ओनर है उस प्रॉपर्टी का वो करे। और अगर कोई बंदा ओवरसीज़ है, पाकिस्तान के बाहर कोई बैठा हुआ है और वो चाहता है कि वो अपना घर जो है वो किराए पे दे दे किसी को यहाँ पे, तो उसके लिए फिर उसको चाहिए वो एक पावर ऑफ अटर्नी बनाए। पावर ऑफ अटर्नी दे किसी को, अपने दोस्त को दे दे, अपने भाई को दे दे, या कज़न को, जिसको भी वो देना चाहता है उसको दे, ताकि वो ही रेंट एग्रीमेंट साइन करे और किराया लेना फिर उसकी ज़िम्मेदारी हो। ये कानूनी तरीका, इस तरीके से मालिक मकान जो है वो सेफ़ और सिक्योर है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप किरायानामा करें तो उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। जो सब रजिस्ट्रार है, जो रेंट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो अपॉइंटेड होते हैं, उसके साथ आप उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फिर भी आपके लिए मसाइल हो सकते हैं, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, मगर उससे ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी तो सेफ़ है। आपको ये डर तो नहीं होगा कि जनाब कल को किराएदार जो है वो मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाएगा। इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। एक और गलती जो कि मालिक मकान करता है जब उसने अपना घर किराए पे दिया होता है, जिसकी वजह से किराएदार उसके घर पे कब्ज़ा करके बैठ जाता है या अदालत की तरफ से स्टे ले आता है, वो ये है कि अगर उसने किराएदार को घर बेचना है तो उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लेगा। किराएदार थोड़े से पैसे दे देता है, और बाद में मालिक मकान की उसकी आपस में कोई अनबन हो जाती है। इसकी बुनियाद पे किराएदार जो है वो जाके अदालत से स्टे ले आएगा कि जनाब ये तो घर मुझे बेच रहा है, या मैं इस घर का मालिक बन गया हूँ, या मैंने इससे घर ख़रीद लिया था। तो अगर आप अपने ही किराएदार को अपना घर बेचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करें, जो भी आप एग्रीमेंट टू सेल उसके साथ कर रहे हैं, उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हों। उसके अंदर आपने क्लियरली लिखा हो कि ये मेरा किराएदार है, और जब तक ये प्रॉपर्टी इसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी, उसकी एक डेट भी लिखेंगे, इस तारीख को वो सारी रकम मुझे दे देगा और ये घर मैं उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दूँगा। तब तक वो किराया मुझे देता रहेगा, और उससे पहले वो अदालत में नहीं जा सकता।
ये सारी चीज़ें जो हैं आप उसके अंदर अपने एग्रीमेंट के अंदर ये लिखें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं मालिक मकान जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हैं जी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनका मालिक मकान को ख्याल करना चाहिए, ताकि किराएदार जो है उसके घर के ऊपर काबिज़ ना हो जाए और कब्ज़ा करके ना बैठ जाए। सो हमने इस प्रोग्राम के अंदर, और इससे पिछला जो प्रोग्राम था, जो जिसके अंदर हमने आगाज़ किया था रेंट लॉ से रिलेटेड और टेनेंसी की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर हमने बड़े इम्पोर्टेंट और वैलिड पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, कि जिसमें हमने लोगों को ये बताया है कि वो रेंट लॉज़ कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप घर अपना किराए पे दे रहे हैं या अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं। और जो रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस हैं किराएदार को या मालिक मकान को जो फेस करने पड़ते हैं इस हवाले से, वो क्या चैलेंजेस हैं, और अगर आपको कोई ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तो उसमें आपके पास क्या लीगल रेमेडी है, आप किस तरीके से अदालत में जा सकते हैं और कैसे आप अदालत से अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं, आपको अदालत से रिलीफ किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि लोग जब इस तरह के मसाइल क्रिएट होते हैं तो उसके अंदर क्योंकि उनको कोई प्रॉपर एक लीगल रहनुमाई या लीगल एडवाइस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो गलत फ़ैसला कर बैठते हैं। सो ये आप अगर ऐसे कोई मसाइल आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप किसी लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें शुरू में ही, ताकि वो आपको लीगली बताए कि इसके अंदर आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, और आगे जाके अगर मामलात मज़ीद बिगड़ते हैं तो आपको अभी से वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल करना पड़ेगा। लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए के घर होते हैं, जो कि किराए के ऊपर दे देते हैं। आपकी इतनी महंगी प्रॉपर्टी है और अगर उस महंगी प्रॉपर्टी को आप किराए पे दे रहे हैं और उसके लिए आपने कोई प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं ली, या आपने इन लीगल चीज़ों का आपने ख़्याल नहीं रखा, या आपने अपना रेंट एग्रीमेंट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई सिर्फ़ इस डर से कि जनाब मुझे कोई एक्स्ट्रा थोड़े बहुत 2-4 पैसे देने पड़ेंगे, तो ये आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। क्योंकि फिर अगला बंदा जो है वो फिर आपको तंग करे या आपके साथ किसी भी तरीके का सलूक करे, उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। हाँ, अगर आपने अपने लीगल मामलात आपने सारे पूरे किए हुए हैं, आपने लीगैलिटीज़ आपकी सारी पूरी हैं, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, फिर आपका घर भी सेफ़ है, आपका घर सिक्योर है। थोड़े बहुत पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मगर आपका घर तो सेफ़ हो जाएगा। सो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान हमाद सरवर को इजाज़त दें जी। इस प्रोग्राम के बाद अगले प्रोग्राम के अंदर हम मज़ीद इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट्स, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि पाकिस्तान से, हमारे मुल्क से रिलेटेड कुछ मज़ीद मामलात को हम डिस्कस करेंगे। अगले शो का वेट करें और हमें इजाज़त दें। थैंक यू।